आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक सुंदर सा विषय इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का पूरा फायदा उठा जाए। तो चलिए, आज का विषय है मानव विकास की कहानी। आदिम से अब तक की कहानी इस वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचाते हैं। मानव का मौजूदा स्वरूप विकास की उस सतत प्रक्रिया का नतीजा है जो लगभग 2 लाख वर्षों से जारी है। वैज्ञानिकों के हवाले से जानिए इस विकास की पूरी जानकारी क्या है। हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानवों की बात की जाती है तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने चांद तारों तक की दूरी नाप ली है, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं और इसमें हमारी गलती नहीं है। मानव इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी का निर्माण मध्यरात्रि में हुआ माने और वर्तमान क्षण अगली मध्यरात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकंड का ही वक्त हुआ है। इसे दूसरी तरह से देखते हैं। अगर हम मानव शरीर का उदाहरण लें तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे कंधों पर शुरू होगा और आधुनिक मानव हमारी उंगलियों के पैरों पर मिलेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व नगण्य है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानवों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्य की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानवों के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते वृद्ध। हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। लेकिन यही हाल हाथिया, चिंपांजियों एवं बबूनों का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसे दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। प्रागैतिहासिक मनुष्य के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना किसी गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिकस नामक वानरों के एक जींस से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी वानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए। क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में
मनुष्य होमो निएंडरथेलेंसिस, निएंडर वैली का आदमी, निएंडर वैली का आदमी इसमें विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानव की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिमी यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा आदमी एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वह मानव इतिहास की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यह रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी न के बराबर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमो सोलेंसिस यानी सोलो वैली का मानव पाए जाते थे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जीवन के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोर्स पर पुरातन मानव बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। तब मनुष्य पहली बार फ्लोर्स पहुंचे थे। तब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था। द्वीप तक मुख्य भूमि से आसानी से पहुंच जा सकता था। कालक्रम में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई और कुछ लोग उसी द्वीप पर फंसे रह गए। क्योंकि द्वीप पर संसाधनों की कमी थी, इसलिए बड़े कद के मानव, जिन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, पहले मर गए। छोटे कद वाले मनुष्य के लिए जीवित रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लोर्स के लोग बौने होते चले गए। वैज्ञानिकों द्वारा होमो फ्लोरेंसिस के नाम से जानी जाने वाली इस अनोखी प्रजाति के लोग केवल 1 मीटर की अधिकतम लंबाई के होते हैं और इनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे और कभी कभी तो वे द्वीप पर रहने वाले हाथियों का भी शिकार कर लेते थे। यह अलग बात है कि वे हाथी भी बौने ही थे। 2010 में हमारा एक अन्य पूर्वज गुमनामी के अंधेरे से तब निकला जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों को एक जीवाश्म उंगली की हड्डी मिली। आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि उंगली एक अज्ञात मानव प्रजाति की थी, जिसे होमो डेनिसोवा के नाम दिया गया था। यह कहना मुश्किल होगा कि इनके ही जैसे हमारे कितने अन्य पूर्वज अंधेरी गुफाओं और द्वीपों पर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब ये मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, उस दौरान पूर्वी अफ्रीका में भी विकास की प्रक्रिया चालू थी। इनमें से मुख्य है होमो रुडोफ्रेंसिस, मैन फ्रॉम लेक रुडोल्फ, होमो एर्गस्टर, वर्किंग मैन और अंततः हमारी अपनी प्रजातियां, जिन्हें हमने होमो सेपियंस वाइज मैन का नाम दिया है। इन प्रजातियों को वंश ही एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना एक सामान्य गलती है, जिसमें एर्गस्टर इरेक्टस को जन्म देता है, इरेक्टस निएंडरथल को जन्म देता है और निएंडरथल से हम यानी आधुनिक मानव विकसित होते हैं। इस रैखिक मॉडल से यह गलत धारणा बनती है कि किसी भी समय केवल एक ही प्रकार के मानव पृथ्वी पर रहते थे और यह कि पहले भी सभी प्रजातियां हमारे पुराने मॉडल भर थी। सच्चाई यह है कि लगभग 20 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक यह पृथ्वी पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियों का घर थी। और ऐसा हो भी क्यों नहीं? आज भी तो लोमड़ियां, भालू और सुअरों की कई प्रजातियां हैं। यह पृथ्वी हमारे कम से कम 6 पूर्वजों का घर रह चुकी है।
वर्तमान में हमारी प्रजाति अकेली है। यह एक से अधिक प्रजातियां होने की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। हालांकि मानव विकास के क्रम में हुई घटनाओं और विवर्तनों की एक समय रेखा स्थापित करने का प्रयास करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस मामले में एक सटीक तिथि या वर्ष ढूंढ निकालना असंभव है। कितना अच्छा होता अगर हम अतीत में जाकर अपने पूर्वजों से यह सवाल पूछ पाते, पर ऐसा संभव नहीं है और न ही उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी छोड़ी है। तो फिर हम करें क्या? इसका सीधा जवाब है जीवाश्म। वैज्ञानिक इन विभिन्न पूर्वजों के इतिहास की पड़ताल के लिए जीवाश्मों और अवशेषों का उपयोग करते हैं और हमारे विकास की एक समय रेखा बनाने में सफल हुए हैं। यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नई जानकारी एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ इस समय रेखा में बदलाव आते रहे। इसे ध्यान में रखते हुए ही आधुनिक मनुष्य के विकास की समय रेखा को समझा जा सकता है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सपियंस है। होमोजीन्स है और सेपियंस प्रजाति अथवा स्पीशीज। होमो सेपियंस होमोजीन्स के एकमात्र जीवित सदस्य है और हम कह सकते हैं कि हम अपने चौपाए पूर्वजों से काफी आगे बढ़ चुके हैं। पेड़ों से जमीन पर उतरने की हमारी कहानी लंबी और दिलचस्प है। आइए हम विकास की इस कहानी पर एक नज़र डालते हैं और अपने पूर्वजों की कुछ मुख्य प्रजातियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है सहेलांथ्रोपस चांडेसिस। सहेलांथ्रोपस चांडेसिस मानव परिवार के विकास वृक्ष में सबसे पुरानी ज्ञात प्रजातियों में से एक है। यह प्रजाति लगभग 60 से 70 लाख वर्ष पूर्व पश्चिम मध्य अफ्रीका, जिसे चाड कहते हैं, में रहती थी। सीधा चलने की क्षमता से इस प्रजाति को जंगलों और घास के मैदानों सहित विविध आवासों में जीवित रहने में मदद मिली होगी। हालांकि हमारे पास सहेलांथ्रोपस की केवल खोपड़ी उपलब्ध है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि इस प्रजाति में वानर और मानव जैसी विशेषताओं का संयोजन था। वानर जैसी विशेषताओं की बात करें तो छोटा मस्तिष्क, चिंपैंजी की तुलना में थोड़ा छोटा, झुका हुआ चेहरा, उन्नत भौहें और लंबी खोपड़ी शामिल है। मानव जैसी विशेषताओं में छोटे कैनाइन दांत, चेहरे का छोटा मध्य भाग और खोपड़ी के नीचे खुलने वाली रीढ़ की हड्डी फोरामेन मैग्नम इसका शामिल है। सहेलांथ्रोपस के पहले और एकमात्र जीवाश्म उत्तरी चाड से मिले 9 कपाल नमूने हैं। फ्रांसीसी जीवाश्म विज्ञानी माइकल ब्रूनेट के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक शोध टीम ने 2001 में इन जीवाश्मों की खोज की थी। दुर्भाग्य से सहेलांथ्रोपस के अधिकांश दांत बहुत खराब हो चुके हैं और इनके आहार का पता लगाने के लिए इनके दांतों से समस्थानिकों आइसोटोप का अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि हम इनके पर्यावरण और अन्य प्रारंभिक मानव प्रजातियों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि इनका आहार मुख्यतः शाकाहारी था। वे संभवतः पत्ते, फल, बीज, जड़ें, नट और कीड़े इत्यादि खाते थे। अब देखते हैं ओरोनिन टुगेंसिस, इसका मतलब क्या है। इन्हें मिलेनियम मानव के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति लगभग 62 से 58 लाख वर्ष पूर्व पाई जाती थी। इस प्रजाति में होमो सेपियंस की तरह ही जंघास्थी यानी फीमर पाई गई है, जिससे इसके दोपाया होने के संकेत मिले हैं। यदि इसे मनुष्य का प्रत्यक्ष पूर्व माना जाता है तो हमारी समय रेखा में कुछ अन्य प्रजातियों की स्थिति, विशेष रूप से
ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खतरे में पड़ जाएगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है और इसे गलत साबित करने के लिए और अधिक प्रमाण की आवश्यकता है। इसके अलावा ओरोरिन टुगेंसिस के जीवाश्मों से यह भी पता चलता है कि यह शुष्क सदाबहार जंगलों में रहता था। यह मनुष्य के सवाना में विकसित होने की लोकप्रिय धारणा के खिलाफ जाता है। फ्रांसीसी जीवाश्म विज्ञानी ब्रिगिट सेनुट और फ्रांसीसी भूविज्ञानी मार्टिन पिकफोर्ड के नेतृत्व में एक शोध दल ने मध्य केन्या के टुगेन हिल्स क्षेत्र में इस प्रजाति की खोज की। इन्हें लगभग 62 से 60 वर्ष पुराने 1 दर्जन से अधिक प्रारंभिक मानव जीवाश्म मिले। वानर और मानव लक्षणों के नए संयोजन के कारण शोधकर्ताओं ने इन जीवाश्मों को एक नया जीन्स और प्रजाति का नाम दिया, आरोरिन टुगेनेसिंस, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है टुगेन क्षेत्र का मूल निवासी। ओरोनिन के छोटे गोलमोल दांत और छोटे कैनाइन दांतों से पैलियोथ्रोपोलॉजिस्ट यह अनुमान लगाते हैं कि यह प्रजाति ने मुख्य रूप से शाकाहारी थे। इन्हें संभवतः पत्ते, फल, बीज, जड़ें, नट और कीड़े इत्यादि कहते थे। इसके बाद जानते हैं अर्डीपिथेकस कडब्बा ये क्या है। यह 2 पैरों पर चलने वाला जीव था जिसका शरीर और मस्तिष्क आकार में एक आधुनिक चिंपांजी के समान था। इसके कैनाइन दांत बाद के मनुष्य से मिलते थे। इस प्रारंभिक मानव प्रजाति की केवल कुछ पोस्ट क्रेनियल हड्डियां और दांतों के सेट ही मिल पाए हैं। इनके पैर के अंगूठे की हड्डी बड़ी और मजबूत थी, जिसका इस्तेमाल 2 पाए पुश अप के लिए करते हैं। इन प्रजाति की खोज पैलियोथ्रोपोलॉजिस्ट सोहन्स हैले सेलासी ने वर्ष 1997 में की थी। हालांकि जब हैले सेलासी को इथियोपिया के मध्य आवास क्षेत्र में जमीन पर पड़ा एक निचला जबड़ा मिला, तब उन्हें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि यह एक नई प्रजाति है। लेकिन बाद में कम से कम 5 अलग अलग व्यक्तियों से मिले। 11 नमूने की जांच के बाद हैले सेलासी को यकीन हो गया कि उन्हें एक नया प्रारंभिक मानव पूर्वज मिल गया है। यह जीवाश्म, जिसमें हाथ और पैर की हड्डियां, आंशिक बाह की हड्डियां और एक हंसली कॉलरबोन भी शामिल है, 56 से 58 लाख वर्ष पुराने थे। इन नमूनों में से एक पैर की उंगली की हड्डी 52 लाख वर्ष पुरानी है और इस जीवाश्म में द्विपाद चलने की विशेषताएं हैं। 2002 में मध्य आवास में आसा कोमा स्थल पर 6 दांत मिले थे। इन दांतों के घिसने के पैटर्न ने इस बात पुष्टि की ये प्रारंभिक मानव जिस्म अलग प्रजाति के थे और एरेमिड्स की उपप्रजाति नहीं थे। इन दांतों के आधार पर जीवाश्म विज्ञानी सोहनेस हैले सेलासी, जेनसुआ और टिम वाइट ने 2004 में जीवाश्मों को एक नई प्रजाति माना, जिसका नाम उन्होंने अर्डीपिथेकस कडब्बा, कडब्बा का अर्थ अफार भाषा में सबसे पुराना पूर्वज, रखा गया है। चिंपैंजी की तरह फल और मुलायम पत्ते खाने के बजाय इस बात के सबूत है कि अर्डीपिथेकस कडब्बा रेशेदार खाद्य पदार्थ भी खाते थे। इसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, आइए जानते हैं। इसे रेमंड डार्ट ने खोजा था और इसे तवांग बेबी भी कहते हैं। यह जीन्स मनुष्य के विकास में सबसे अधिक जाना जाता है। इनका अस्तित्व वे लगभग 42 से 39 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व तक था।
इस जीन्स में लगभग 7 स्वीकृत प्रजातियां हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस है। यह प्रजाति लगभग 9 लाख वर्ष तक जीवित रही और इस प्रजाति के 300 से अधिक व्यक्तियों के अवशेष पाए गए हैं। इस प्रजाति के मस्तिष्क का आकार मनुष्य के मस्तिष्क के आकार का लगभग 1/3 था। उनकी नाक सपाट और निचले जबड़े उभरे हुए थे। उनके दांत छोटे थे, जैसे आधुनिक इंसानों के होते हैं। उनकी लंबी, मजबूत भुजाएं पेड़ों से झूलने के लिए उपयुक्त थी, लेकिन वे मुख्यतः 2 पैरों पर ही चलते थे। इस प्रजाति के युवा आधुनिक मनुष्य की तुलना में तेजी से बढ़ते थे और इसलिए उन्हें कम समय तक देखभाल की आवश्यकता होती थी। जैसे जैसे यह जीन्स विकसित हुआ, उनमें होमो सेपियन जैसी विशेषताएं, जैसे छोटे दांत, चौड़ी निचली छाती इत्यादि देखने को मिली है। आइए अब जानते हैं होमो इरेक्टस के बारे में। प्रारंभिक अफ्रीकी होमो इरेक्टस जीवाश्म, इन्हें कभी कभी होमो एर्गस्टर कहा जाता है। ये सबसे पुराने ऐसे ज्ञात प्रारंभिक मानव है जिनके शारीरिक अनुपात आधुनिक मानव जैसे थे। धड़ के आकार की तुलना में अपेक्षाकृत लंबी टांगों और छोटी भुजाओं जैसी इन विशेषताओं को जमीन पर रहने वाले जीवन के लिए अनुकूलन माना जाता है। पहले के मनुष्य की तुलना में इनका मस्तिष्क बड़ा था। इस प्रजाति के सबसे पूर्ण जीवाश्म को तुर्कानाबॉय के नाम से जाना जाता है। यह जीवाश्म अच्छी तरह से संरक्षित, हालांकि लगभग सभी हाथ और पैर की हड्डियां गायब है और लगभग 16 लाख वर्ष पुराना है। दांतों के सूक्ष्म अध्ययन से संकेत मिलता है कि इस प्रजाति की विकास पर ग्रेट एप्स के समान थी। यह प्रजाति बूढ़े और कमजोर व्यक्तियों की देखभाल करती थी। इस बात के संकेत मिले हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड में होमो इरेक्टस का पाया जाना अक्सर कुल्हाड़ियों के प्रयोग से जोड़कर देखा जाता है। कुल्हाड़ियां पत्थर से औजार बनाने की प्रक्रिया एक विकसित चरण को दर्शाती है। जावा 1890 के दशक की शुरुआत में और चीन पेकिंग मैन 1920 के दशक में शुरू हुई। इनकी प्रारंभिक जीवाश्म खोजों में इस प्रजाति के उत्कृष्ट उदाहरण शामिल हैं। डच सर्जन यूजिन डबाई ने 1891 में इंडोनेशिया में पहले होमो इरेक्टस जीवाश्म ट्रिनिल 2 की खोज की थी। 1894 में डुबोई ने इस प्रजाति का नाम पिथेकैथ्रोप्स इरेक्टस या इरेक्ट एप मैन रखा। होमो इरेक्टस के बड़े शरीर और दिमाग को कम करने के लिए नियमित रूप से बहुत अधिक दर्जा की आवश्यकता होती थी। वे मांस एवं अन्य प्रकार के जल्दी पचने वाले प्रोटीनों के अलावा शहद एवं जंगली कंदमूल भी खाते थे। आइए अब जानते हैं होमो हाइडलबर्गेसिस क्या है। यह ठंडी जलवायु में रहने वाली पहली प्रारंभिक मानव प्रजाति थी। उनके छोटे चौड़े शरीर संभवतः गर्मी के संरक्षण के लिए अनुकूल थे। इस प्रजाति ने आग पर नियंत्रण करने के अलावा लकड़ी के भालों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था और वे बड़े जानवर का शिकार करने वाली पहली मानव प्रजाति थे। खराब मौसम से बचाव के लिए पहली बार लकड़ी और पत्थरों से बने आश्रय बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। 1908 में जर्मनी के हाइडलबर्ग के पास माउर गांव में एक मजदूर को हाइडलबर्गेसिस का पहला नमूना मिला। यह एक जबड़ा था जिसमें एक प्रीमोलर और 2 मोलरों को छोड़कर सारे दांत मजबूत थे। जर्मन वैज्ञानिक ओटो शांटिसाइक ने सबसे पहले नमूने का वर्णन किया और प्रजाति का नाम होमो हाइडलबर्गेसिस प्रस्तावित किया। इसके बाद जानते हैं निएंडरथल क्या है।
निएंडरथल मानव के सबसे करीबी विलुप्त मानव रिश्तेदार है। चेहरे का बड़ा मध्य भाग, नुकीली गाल की हड्डियां और ठंडी शुष्क हवा को नम और गर्म करने के लिए एक विशाल नाक उनकी विशेषताओं में शामिल है। उनके शरीर हमारी तुलना में छोटे और गठीले थे, जो कि ठंडे वातावरण में रहने के लिए अनुकूल है। लेकिन उनका दिमाग हमारे जितना ही बड़ा था और कभी-कभी तो हमसे भी बड़ा होता था। यह उनके बड़े शरीर के समानुपाती था। निएंडरथल विभिन्न प्रकार के परिष्कृत औजार बनाने और उनका उपयोग करने के अलावा आग पर नियंत्रण रखना जानते थे। वे आश्रयों में रहते थे, कपड़े बुनने और पहनते भी थे और बड़े जानवरों का शिकार कुशलता से कर लेते थे। वे कभी कभी प्रतीकात्मक या सजावटी वस्तुएं भी बनाते थे। इस बात के प्रमाण है कि निएंडरथल अपने मृतकों को दफनाते थे और कभी कभी उनकी कब्रों पर फूल इत्यादि भी चढ़ाते थे। यह व्यवहार किसी अन्य प्राइमेट और न ही पहले की किसी मानव प्रजाति में देखा गया था। जर्मनी में निएंडर घाटी के हेल्डहोफर गुफा में पाए गए इन जीवाश्मों को भूविज्ञानी विलियस किंग ने होमो निएंडरथैलेसिस जोहानसन और एडगर 2006 में नाम दिया था। ताल थाल का एक आधुनिक रूप है जिसका जर्मन अर्थ है घाटी होता है। इसके बाद देखते हैं होमो सेपियंस क्या है। होमो सेपियंस का विकास लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में चल रहे नाटकीय जलवायु परिवर्तन के दौरान हुआ था। अन्य प्रारंभिक मनुष्य की तरह ही शिकार एवं भोजन इकट्ठा करते थे। शारीरिक पहलुओं की बात की जाए तो सेपियंस के कंकाल अपने पूर्वजों की तुलना में हल्के हैं। आधुनिक मनुष्य का दिमाग काफी बड़ा होता है और इसका आकार महिलाओं एवं पुरुषों में अलग अलग होता है, लेकिन इसका औसत आकार लगभग 1300 घन सेंटीमीटर होता है। इस बड़े मस्तिष्क के लिए जगह बनाने के लिए हमारी खोपड़ी का पुनर्गठन हुआ। पतली दीवार वाली एक सपाट और ऊर्ध्वाधर माथे के साथ ऊंची गुंबद के आकार की खोपड़ी। आधुनिक मानवों की भौहें पहले से कम उन्नत होने के अलावा हमारे दांत और जबड़े भी आकार में छोटे हैं। प्रागैतिहासिक होमोसपियंस पत्थर के सामान्य औजार बनाते और इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वे मिश्रित पत्थर के औजार, फिश हुक, हार्पून, धनुष, तीर और भाला फेंकने वाले व सिलाई सुई सहित कई छोटे, अधिक जटिल, परिष्कृत और विशेष उपकरण भी बनाते थे। 1064,000 साल पहले तक आधुनिक मानव शंख इकट्ठा कर रहे थे और 90,000 साल पहले तक आधुनिक इंसानों ने मछली पकड़ने के विशेष उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। भोजन का उत्पादन हमने यही कोई 12,000 साल पहले शुरू किया था। हमारे पूर्वजों ने पशुओं एवं पौधों के विकास एवं प्रजनन पर नियंत्रण रखना सीखा, जिससे खेती एवं पशुपालन की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने अपना ध्यान भोजन के उत्पादन पर केंद्रित किया और वे एक जगह पर बसकर रहने लगे। अधिक भोजन उपलब्ध होने के साथ मानव आबादी में नाटकीय रूप से वृद्धि होने लगी। हमारी प्रजाति इतनी सफल रही है कि हमने अनजाने में ही पृथ्वी के इतिहास को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इनमें से कई प्रजातियां एक ही समय में अस्तित्व में थी, क्योंकि एक नई प्रजाति की उपस्थिति का मतलब पिछली प्रजातियों का तत्काल विलुप्त हो जाना नहीं था। उनके बीच भी अंतर प्रजनन भी था, जैसा कि हमने डेनिसोवंस, निएंडरथल और होमोसेपियंस के मामले में देखा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूद विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों के पीछे यही कारण है। हालांकि हमारे पूर्वजों के बारे में अभी भी बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं, साथ ही समय रेखा में विसंगतियां भी है, लेकिन आने वाले समय में यह कहानी और साफ होगी
ऐसे उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। मानव विकास का सामाजिक पहलू, आइए जानते हैं इस बारे में। आखिर वह कौन सी चीज है जो हमें मानव बनाती है? तो इसका जवाब क्या होगा? हम दो पैरों पर सीधा चलते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की मदद लेते हैं। क्या ये चीजें हमें मानव बताती है, या फिर अपने विकास से संबंधित इस तरह के सवाल पूछने की क्षमता ही हमें मानव बनाती है? दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सदियों से इस मौलिक प्रश्न का जवाब ढूंढने में लगे हैं। मनुष्य की विकास यात्रा की शुरुआत एकल कोशिका वाले जीवों की उत्पत्ति से होती है और इन चरणों की जानकारी हमें मुख्यतः जीवाश्मों से प्राप्त होती है। लाखों साल पहले पाए जाने वाले इन जीवों के बारे में जानकारी, इस अमूल्य स्रोत की मदद से ही हम विलुप्त एवं मौजूदा प्रजातियों के एवोल्यूशनरी ट्री बनाने में सफल रहे हैं। मानव विकास के इतिहास की समझ बनाने के लिए जीव जगत के विकास पर एक नज़र डालना सही रहेगा। हम जानते हैं कि शुरुआत एक कोशिका से हुई थी। हमारे एकल कोशिका वाले पूर्वजों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने की थी, क्योंकि कई सारे कार्यों को एक साथ कुशलता से करना उनके लिए मुश्किल था। शायद यही कारण है कि लगभग 3 से 3.5 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों एवं एंडोसिम्बायोसिस, ऐसे जीव को किसी अन्य जीव के शरीर या कोशिका में रहते हैं, उनकी शुरुआत हुई। समय के साथ इन जीवों के मूलभूत तंत्रिका प्रणाली का विकास हुआ। हालांकि विशेषीकृत न्यूरॉनों का विकास काफी बाद में हुआ, लेकिन इन जीनों की उपस्थिति के फलस्वरूप एक तंत्रिका प्रणाली और मस्तिष्क जैसी संरचना का विकास हुआ। इस प्रक्रिया को सेफेलाइजेशन के रूप में माना जाता है और इसे 5000 लाख वर्ष पहले के जीवाश्मों में देखा जाता है। सेफलाइजेशन एक प्रमुख अनुकूलन था, क्योंकि इनके संवेदी अंगों को सूचना प्रसंस्करण तांत्रिक कोशिकाओं के करीब रखा, जिससे जीव पर्यावरण के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए। लगभग 4000 लाख वर्ष पहले तक जीवन महासागरों तक ही सीमित था, जिसके बाद जीवों में उतले दलदलों में और फिर भूमि पर चलने और सांस लेने की प्रणालियों का विकास हुआ। एक बार इन जीवों ने धरती पर रहना सीख लिया, उसके बाद कीड़ों और स्थलीय पशुओं का विविधीकरण शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहला स्तनपायी लगभग 2100 लाख वर्ष पहले दिखाई दिया गया था और यह संभवतः एक छोटे से छछूंदर जैसा प्राणी था। शायद मांसाहारी डायनासोरों की उपस्थिति के कारण इन शुरुआती स्तनधारियों का आकार शुरू से छोटा रहा हो, लेकिन 650 लाख वर्ष पहले विध्वंसकारी उल्कापात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डायनासोरों की विलुप्ति के फलस्वरूप स्तनधारी प्रजातियों की संख्या में विस्तार हुआ और इनके आकार एवं विविधता में भी वृद्धि हुई। स्तनधारियों के विकास क्रम में मस्तिष्क का विस्तार और नियोकॉर्टेक्स के गठन जैसे महत्वपूर्ण लक्षण दिखे गए हैं। इन लक्षणों को प्राइमेट्स, होमिनिड्स और मनुष्य के विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भव्य कालक्रम में प्राइमेटों एवं उनके वंशजों का आगमन काफी देर से हुआ है। सबसे पुराना प्राइमेट जीवाश्म केवल 550 लाख वर्ष पुराना है, जबकि सबसे पहला होमो जीवाश्म केवल 28 लाख वर्ष पुराना है। मानव विकास के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग को लेकर वैज्ञानिक एकमत है। आज से करीब 50 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में कुछ वानर जैसे जीवों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया और वहीं से हमारे मानव पूर्वजों की कहानी की शुरुआत होती है। करीब 25 लाख वर्ष पहले उन्होंने पत्थरों से औजार बनाने की शुरुआत की और यही कुछ 20 साल पहले उनमें से कुछ अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप के देशों में फैल गए। अगर हमारे जैसे दिखने वाले मानव आधुनिक होमोसेपियंस की बात करें तो वैज्ञानिकों का मत है
उनका विकास कम से कम 130,000 साल पहले उन्हीं पूर्वजों से हुआ जो अफ्रीका में रह गए थे। उनके मस्तिष्क हमारे जितने ही बड़े थे और अंततः उन्होंने भी अफ्रीका से बाहर का रुख किया। अपनी इस यात्रा के क्रम में उन्होंने अन्य गैर आधुनिक मानव प्रजातियों जैसे यूरोप एवं एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले नियंडरथल और सुदूर पूर्व के होमो इरेक्टस, जावा मानव और पेकिंग मानव की जगह ले ली। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ उसको लेकर वैज्ञानिकों में एक मत नहीं बन पाया है। वह जीव जो शारीरिक रूप से आधुनिक इंसानों की तरह ही दिखते थे, उनमें रचनात्मक एवं प्रतीकात्मक सोच का विकास कब और कैसे हुआ, और वे शरीर के साथ व्यवहार में भी मानव कब बने, यह उतना साफ नहीं है। आखिर मानव सभ्यता संस्कृति का जन्म कब और कहाँ हुआ? नेशनल साइंस फाउंडेशन के एक पुरातत्विक डॉक्टर जॉन ई एलेन की माने तो यह सबसे विवादास्पद मुद्दा है और हम सबकी राय अलग अलग है। पिछली शताब्दी के अधिकांश समय में पुरातत्ववादों का मानना था कि आधुनिक मानव व्यवहार की शुरुआत अपेक्षाकृत हाल ही में लगभग 40,000 साल पहले हुई, जब होमो सेपियंस ने यूरोप में प्रवेश किया। यह वह समय था जब मनुष्य ने स्वयं को अभिव्यक्त करना शुरू की ही था, और फ्रांस के लासों एवं शव्वे में मिले शानदार गुफा चित्रों के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक रचनात्मक विस्फोट का सिद्धांत दिया। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने इस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह सिद्धांत कुछ और नहीं बल्कि यूरोसेंट्रिज्म का एक उदाहरण भर था, और हम अपने पूर्वजों की रचनात्मक के प्रमाण गलत जगहों पर ढूंढ रहे थे। अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुई हालिया खोज के माध्यम से हमें कई भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो आधुनिक व्यवहार के एक ऐसे पुराने और अधिक क्रमिक विकास का समर्थन करते हैं जो यूरोप में केंद्रित नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का एक बड़ा हिस्सा अब भी यही मानता है। अफ्रीका में हुई एक दो छिटपुट खोजों को छोड़कर कुछ विशेष साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि रचनात्मकता हाल में और अचानक से प्रकट हुई है, और इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने आनुवंशिक परिवर्तन की एक नई परिकल्पना को सामने रखा है। मानव सभ्यता की शुरुआत को लेकर हुई बहसों का बाजार कभी इतना गर्म नहीं रहा है। इंग्लैंड में स्थित साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय में मानव उत्पत्ति के पुरातत्व केंद्र के निदेशक डॉक्टर क्लाइव गैम्बल का कहना है कि यूरोप एक छोटा प्रायद्वीप है, लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा में शानदार पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। हालांकि यह भी सच है कि इन अवशेषों में से हमारे पकड़ फिसल रही है। हमें अफ्रीका एवं अन्य जगहों पर लगातार नए साक्ष्य मिल रहे हैं, और पिछले 2 या 3 वर्षों में इसने आधुनिक मानव व्यवहार पर बहस को बदलकर और अधिक व्यापक कर दिया है। यहाँ जानना दिलचस्प होगा कि हमारे पूर्वजों के आधुनिक दिखने और आधुनिक व्यवहार करने के बीच बहुत लंबा समय गुजरा, और इसे सांस्कृतिक व्यवहार की आपत्ति को लेकर अनिश्चितता एवं भ्रम होने के पीछे का मुख्य कारण माना जा सकता है। यह संभव है कि पहले होमोसेपियंस में आधुनिक रचनात्मक की काबिलियत हो, लेकिन उनका यह कौशल तब तक अविकसित रहा जब तक कि उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। कनेक्टिकट विश्वविद्यालय में मानव विज्ञानी के रूप में कार्यरत डॉक्टर सैली मैकब्रेटी की माने तो यह संभव है कि पुरातन होमोसेपियंस में स्पुतनिक का आविष्कार करने की बौद्धिक क्षमता रही हो, लेकिन उनके पास अभी तक इस तरह के आविष्कार का इतिहास नहीं था, और न ही उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता ही थी। यह संभव है कि नई सामाजिक परिस्थितियों, पर्यावरण परिवर्तन एवं अन्य पुरातन मानव प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा के तनाव के फलस्वरूप इन आवश्यकताओं के विकास हुआ हो, या फिर आधुनिक व्यवहार की क्षमता किसी ऐसे आनुवंशिक परिवर्तन के रूप में आई हो
जिसकी हमें अब तक जानकारी नहीं है। एरिज़ोना विश्वविद्यालय की पुरातत्वविद डॉक्टर मैरी सी आइनर का कहना है कि इन विपरीत विचारों एवं उनकी विविधताओं को एक प्रश्न में समाहित किया जा रही है। क्या मस्तिष्क कार्यप्रणाली अथवा पृथ्वी के वातावरण में कोई मौलिक बदलाव हुआ था? त्वरित आनुवंशिक विकास। मानव रचनात्मकता अचानक और मुख्य रूप से यूरोप में प्रकट हुई। इस पारंपरिक सिद्धांत के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद डॉक्टर रिचर्ड जी क्लाइन है। उन्होंने ब्लैक एडगर के साथ मिलकर लिखी और जॉन विले द्वारा प्रकाशित किताब द डॉन ऑफ ह्यूमन कल्चर में अपनी इस स्थापना को परिभाषित किया है। वे लिखते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरातत्वविदों के लिए यह डॉन सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक घटनाओं में से एक था। इससे पहले मानवों में शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे कमोबेश साथ साथ ही हुए थे। आने वाले समय में हमारा शारीरिक रूप उल्लेखनीय रूप से एक समान रहा, लेकिन व्यवहारिक परिवर्तनों में नाटकीय रूप से तेजी आई। 40,000 वर्षों से भी कम समय में अंतराल में हुई एक सांस्कृतिक क्रांतियों ने मानव को एक अपेक्षाकृत दुर्लभ बड़े स्तनपायी की श्रेणी से निकालकर एक विश्व विजेता के रूप में स्थापित कर दिया है। इस नज़र से देखें तो 40,000 साल पहले मानव रचनात्मकता में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था, जब आधुनिक होमोसेपियंस यूरोप पहुंचे। इसका साक्ष्य अमूर्त और प्रतीकात्मक विचारों वाली पहली कलाकृतियों से मिलता है। उनके उपकरण समय के साथ उन्नत होते गए और मुर्दों को दफनाने की परंपरा भी शुरू हुई। इसके अलावा एक नए प्रकार की आत्म जागरूकता के संकेत भी मिलते हैं, जिसे गहनों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मनकों एवं पेंडेंट के अलावा बारीक गढ़ी हुई मूर्तियों के माध्यम से देखा जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने हिरन, घोड़ों और जंगली सांडों के शानदार चित्रों के माध्यम से अपने दैनिक जीवन एवं विचारों को गुफाओं की दीवारों पर व्यक्त करना शुरू कर दिया। रचनात्मकता में अचानक हुई इस वृद्धि के लिए डॉक्टर क्लाइन ने एक तंत्रिका संबंधी स्पष्टीकरण दिया है। उनका तर्क है कि लगभग 50,000 वर्ष पहले हुए आनुवंशिक म्यूटेशनों ने मानव मस्तिष्क की संरचना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे हमारे बोलने की क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भाषा की उत्पत्ति विकासवाद के रहस्यों में से एक है। डॉक्टर क्लाइन का मानना है कि भाषा के इस्तेमाल ने हमारे पूर्वजों को अपने आसपास की प्राकृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने एवं उनसे निपटने में मदद की। इस ताकत के बल पर वे संस्कृति का आविष्कार करने में सफल हुए। हालांकि यह परिवर्तन अफ्रीका में हुआ, लेकिन डॉक्टर क्लाइन का मानना है कि इसने मानवों को नए और चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहने और उसे अपने अनुसार ढालने में सक्षम बनाया। यूरोप पहुंचने पर क्रो मैग्नन्स कहे जाने वाले इस आधुनिक मनुष्य ने संभवतः निएंडरथलों को विलुप्ति की ओर धकेल दिया और भूमि पर अपनी अमिट सांस्कृतिक छाप छोड़ी। हालांकि डॉक्टर क्लाइन मानते हैं कि इस सिद्धांत को मानव जीवाश्मों के परीक्षण द्वारा सही या गलत नहीं साबित किया जा सकता। उस काल की खोपड़िया में मस्तिष्क के आकार में कोई बदलाव नहीं देखा गया है और ना ही मस्तिष्क के कामकाज में आनुवंशिक परिवर्तन मिलने की अधिक संभावना है। डॉक्टर क्लाइन के अनुसार यह मानव विकास की सबसे सीधी व्याख्या है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि एक आकस्मिक मानव क्रांति की ऐसी अवधारणा बहुत सरल होने के साथ ही साथ अप्रमाणित भी है। हाल ही के एक व्यापक अध्ययन में डॉक्टर मैकब्रेटी और जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय की डॉक्टर एलिसन एस ब्रुक्स ने कहा था कि अफ्रीका में आधुनिक व्यवहार का संकेत देने वाली कई कलाकृतियां मानव क्रांति की भविष्यवाणी के अनुरूप
अचानक एक साथ नहीं मिली। ये अलग अलग साइटों पर और अलग अलग कालखंडों में मिली है। इससे पता चलता है कि अफ्रीका में आधुनिक मानव व्यवहार का क्रमिक संयोजन हुआ, जो कि बाद में पुरानी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। आधुनिक मानव संस्कृति की उत्पत्ति पर बहस अभी चालू है और समय के साथ साथ ये मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। ऐसे में हमें याद रखने की आवश्यकता है कि जब आज से इस अत्याधुनिक समय में संस्कृति का स्वरूप अलग है, तो फिर प्रागैतिहासिक जमाने में भी ऐसा रहा हो, इसकी बहुत अधिक संभावना है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम इससे सहमत है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जानकारी हमने इंटरनेट से लिया हुआ है। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह आपका आपसी मामला हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक सुंदर सा विषय के साथ एक वीडियो के माध्यम से। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।